Hello student, today I want to explain you something about negotiable instrument. It is topic from banking law and practice. ये banking law and practice का एक सब्जेक्ट है. इस negotiable instrument विनिमय साध्य विलेख इसको हिंदी में बोलते हैं. इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है एटलीस्ट वो काम में लिए जाते हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है. देन व्हाट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? इट इज़ डिफाइंड अकॉर्डिंग द सेक्शन 13. जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है उसकी जो सेक्शन है 13 इस डिफाइंड व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन जो है वो प्रोवाइड कर रखी है. इसके अकॉर्डिंग एनी टाइप्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट, चेक, बिल ऑफ एब्सेंस, पेबल्स, बियरर और ऑर्डर्स, दीज ऑल आर नॉन एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. इन सभी को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं. चाहे कोई चेक हो, प्रॉमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, पेबल हो, या चाहे बियरर हो या ऑन ऑर्डर हो या अकॉर्डिंग टू टर्म्स हो, ये सभी जो हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. और ये जो इसकी वन प्रॉपर्टी होती है कि ये एक पर्सन्स जिसने बेनिफिट लिया है तो जो बेनिफाइड होता है वो अदर पर्सन्स को जो है इसको ट्रांसफ़र करता है, इसकी वैल्यू को जो है वो ट्रांसफ़र करता है और एक बेटर टाइटल्स जो है उससे लेने की कोशिश करता है. इट मीन्स इट इज़ अ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स. ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है जो एक राइट क्रिएट करता है किसी पर्सन्स के फेवर में और ये फ्रीली ट्रांसफरेबल भी होता है. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके पास एक राइट लाता है कि यू मे आस्क एनी टाइम ऑफ पेमेंट. आप उसके बदले में आप पेमेंट प्राप्त कर सकते हो, किसी फेवर के बदले में दिया जाता है. आपने बदले में कोई उसको प्रतिफल दिया हो, कुछ रिटर्न में दिया हो तो आपको ये मिलता है और इट इज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल. ये जो होता है वो फ्रीली जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी को इसमें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. देन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ साइन डॉक्यूमेंट. ऑलमोस्ट ये जो होता है इट इज़ साइन. अब अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग लोग इसको साइन करते हैं. फॉर एग्जांपल जो होता है चेक में जो होता है पेयर साइन करता है. बट अगर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है तो जो आपको जो रिसीवर है एटलीस्ट जो आपसे पैसा मांगता है वो आपको ये बना करके देगा. बट प्रॉमिसरी नोट में वापस जो है वो पे ही साइन करता है क्योंकि उसको आपको पे करना है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए. तो इट इज़ अ साइन डॉक्यूमेंट. ये जो है ऑलमोस्ट सिग्नेचर्स किया हुआ होता है एंड मेड ए प्रॉमिस दैट अ सम ऑफ मनी, a sum of payment specified persons और एनी वन. इसमें आपको एक सम ऑफ मनी जो है वो रिसीव करने का आपके पास एक राइट आ जाता है कि समवन पे यू ए स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड्स. एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको एक स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी है जो किसी अदर पर्सनस के थ्रू पे कर दी जाएगी. इट इज़ अदर वर्ड्स इट इज़ अ फॉर्मलाइज्ड टाइप ऑफ TIU. ये जो है एक फॉर्मलाइज्ड टाइप होता है. परफॉर्मा इसका जो है वो बिल्कुल फिक्स होता है. अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स जो है वो इसका परफॉर्मा जो है वो बिल्कुल फिक्स कर दिया जाता है और एटलीस्ट उसी फॉर्म में इसको लिखा जाता है. ये ट्रांसफरेबल साइन डॉक्यूमेंट्स है. ट्रांसफरेबल है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी जो है वो इसको ट्रांसफ़र कर सकती है. मेरे पास आया तो ए के पास आया तो बी को कर सकता है. बी के पास बी से रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है बी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है सी को पे करना तो वो सी के फेवर में इसका ट्रांसफ़र कर सकता है. तो एक ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट्स है, साइन डॉक्यूमेंट है दैट प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ मनी. उसमें ये प्रॉमिस की जाती है कि जो भी इसका बियरर होगा एटलीस्ट उसको एक जो सम ऑफ मनी उसमें लिखी हुई है उसका पेमेंट कर दिया जाएगा एक फर्दर डेट और ऑन डिमांड. अगर वो टर्म्स है तो फर्दर डेट पे होगा, साइट है तो ऑन डिमांड पे उसका जो है वो पेमेंट पॉसिबल हो जाएगा. इट मीन्स अगर दर्शनी है तो हैंड टू हैंड कर दिया जाता है और अगर मुद्दती है तो आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड्स उसका पेमेंट होता है. द पेई हु इज़ अ पर्सन रिसीविंग, पेई जो होगा हु इज़ अ पर्सन टू रिसीविंग द पेमेंट मस्ट बी नेम्ड ऑन रिटेन्यून. तो इसमें पेई का भी नाम होता है और जो पर्सन इसका पेमेंट रिसीव कर रहा है एटलीस्ट पेई मीन्स जो इसको आपको जो चुका रहा है और जो पेमेंट रिसीव कर रहा है वो रिसीवर कहलाएगा. तो उन दोनों का नाम होता है एंड अदरवाइज इंडिकेटेड ऑन इंस्ट्रूमेंट. उसका नाम और किसी और का नाम जो होता है वो उस इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ होता है. डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो इसके एग्जाम्पल होते हैं. दीज और आर नॉन एज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. अब आता है व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की. अगर किसी ने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा है तो एटलीस्ट उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या क्या होगी. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की करेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि इट इज़ अ
ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एटलीस्ट इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है ऑनरशिप को वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक आदमी दूसरे आदमी को अपनी जो संपत्ति है या अपना जो स्वामित्व एटलीस्ट उसका संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है। सेकंड, ऑनरशिप इज ट्रांसफ़र टू द क्रेडिटर, ऑनरशिप जो होती है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है क्रेडिटर्स और द पर्सन हु इज़ विच विल बोरो द मनी फॉर पर्सनल यूजेज, या फिर जिसने पर्सनल मनी यूज़ की है उसके द्वारा जो है वो ऑनरशिप का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है क्रेडिटर के फेवर में। तो इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप भी हो सकता है कि मेरा उस पर स्वामित्व था और जो मुझसे पैसा मांगता है उसको मैंने पर्सनल उसकी मनी को यूज़ किया है, इसलिए मैं उसको इसका ट्रांसफ़र कर रही हूँ। उसके बाद ऑलवेज इन रिटिन कंडीशंस, एक रिटिन परफॉर्मा फिक्स होता है गवर्नमेंट के थ्रू, इसका जो भी परफॉर्मा होता है गवर्नमेंट जो फिक्स करती है उसी परफॉर्मे में ये एक रिटिन कंडीशंस में होता है। ऑलवेज साइन, इट इज़ साइन बाय द राइटर, इसका जो भी लेखक होता है एटलीस्ट वो उसका साइन करता है। पेमेंट ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ अमाउंट, इसमें एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट जो होती है वो इस स्टाइल से लिखी भी होती है वर्ड में और फिगर्स में, तो दोनों में जो सर्टेन सम ऑफ अमाउंट होती है एटलीस्ट उसी का ट्रांजेक्शन्स किया जाता है, उसी को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर्स, ये जो है एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है। प्रॉमिसरी नोट में वो आपको प्रॉमिस करता है कि आई विल पे यू आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड ए सम ऑफ मनी, और ऑर्डर जो बिल ऑफ एक्सचेंज में दिया जाता है कि प्लीज़ पे टू ए सम ऑफ मनी मी और ऑन ऑर्डर टू माई फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड और दिस। तो इस स्टाइल से इसमें प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस किया जाता है और बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है वो पेमेंट का जो है अदर पार्टी के थ्रू ऑर्डर दिया जाता है। पेमेंट ऑन डिमांड और अ सर्टेन टाइम पीरियड, इट में बी पॉसिबल्स कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। ऑन साइट होगा तो वो डिमांडेड होगा कि आपने जब उसको दिखाया तभी वो उसका आपको पेमेंट कर देगा, और टर्म्स होगा तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड जो है उसकी जब भी मैच्योरिटी डेट आएगी इसका पेमेंट है उसी में होगा। ऑनरशिप का जो ट्रांसफ़र होगा ये ऑन डिलीवरी या एंडोर्समेंट, इसके 2 ही तरीके हैं, या तो आप उसको डिलीवर कर दो जो भी पर्टिकुलर पर्सन है एटलीस्ट वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसके हाथों में सौंप दो, या फिर होता है कि आप उसका एंडोर्समेंट करो, उसका प्रस्तांकन करो, उसका पहचान करो। एंडोर्समेंट मीन्स होता है कि आप उसके फेवर में उसका नाम लिख करके आप उसको सिग्नेचर कर करके दे देते हो, तो भी ओनरशिप का जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। राइट ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, इसमें जो है राइट ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, अर्थात ये जो आपका धारक होगा वो एक विशेष प्रकार का धारक होना चाहिए, उसके जो सारे राइट्स हैं उसकी जो ओनरशिप है वो पहली वाली पार्टी से जो है वो बेटर होनी चाहिए, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बिल्कुल फिक्स होता है और वो उसी में लिखा हुआ होता है, और उसमें जो डेट लिखी हुई होती है एटलीस्ट उसी मैच्योरिटी डेट के अकॉर्डिंग जो है वो उसका पेमेंट पॉसिबल हो जाता है। सिंपल एंड मोस्ट कन्वेंट मोड ऑफ असाइनमेंट ऑन डेप्ट, अगर हमें अपने डेप्ट को अगर उसका पेमेंट करना है तो ये बहुत ही एक सिंपल मोड है जिस वे में हम जो है अपने उसका पेमेंट कर सकते हैं। टाइटल ऑफ होल्डर इज़ फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट, अब जिस पर्सन्स के पास जो उसका धारक है जो उसका होल्डर्स है एटलीस्ट वो फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट होता है, वो जितने भी डिफेक्ट होते हैं एटलीस्ट जो भी दोष जो उसमें क्रिएट होते हैं वो होल्डर्स जो होता है वो उससे सबसे फ्री रहता है। द ट्रांसफर डज नॉट नीड टू गिव एनी नोटिस ऑफ एनी पर्सन ऑन द टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफरिंग के लिए आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन को नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी बस डिलीवरी कर दीजिए, उसके फेवर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। द पेई मस्ट बी अ सर्टेन पर्सनस, पेई जो है कोई सर्टेन पर्सन इंस्टीट्यूशंस कुछ भी हो सकता है। टाइम ऑफ पेमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम ही किया जाएगा। तो दीज आर द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि अनकंडीशनल होता है, डिलीवरी मस्ट नेसेसरी होती है, आप अपने जो लीगल ऑनरशिप है एटलीस्ट आप इसमें उसका ट्रांसफ़र कर रहे हो, जो भी पर्टिकुलर पर्सन होता है जो भी इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो अपनी जो लीगल ऑनरशिप है उस ऑनरशिप को वो किसी दूसरे के फेवर में जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है। होल्डर को जो राइट मिलेगा वो राइट जो होता है वो बहुत बेटर राइट मिलते हैं, इसमें सभी के सिग्नेचर होना कंपलसरी होता है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो पेमेंट है वो अकॉर्डिंग टू टाइम जो है वो हो जाता है। सो दीज आर द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ negotiable instrument, always in written, always sign, payment of certain sum of money, unconditional promise होता है, payable on the demand और times,
डिलीवरी इज़ मस्ट नेसेसरी, बिफोर द मैच्योरिटी डेट जो है इसकी डिलीवरी होना कंपलसरी हो जाता है। लीगल ऑनरशिप का आप जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हो, एक बेटर टाइटल्स जो है जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो एटलीस्ट उसको मिलता है। यहाँ ट्रांसफ़र अमाउंट के साथ साथ ऑनरशिप का भी हो जाता है। उसके बाद ऑलवेज इन साइन कंडीशनर साइन होता है। और टाइम पेमेंट जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो एक डेट लिखी हुई होती है एटलीस्ट उसी के बाद उसका पेमेंट जो है वो पॉसिबल होता है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र एंड नेगोशिएबिलिटी, कि हमारे सामने दो वर्ड आते हैं। एक वर्ड आता है कि हमने ट्रांसफ़र कर दिया, एक वर्ड आता है कि इस डॉक्यूमेंट की जो है वो नेगोशिएबिलिटी हो गई है। देन देयर इज़ ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफरेबिलिटी एंड नेगोशिएबिलिटी। देन फर्स्ट इज़ जो होता है कि ट्रांसफ़र इज़ जस्ट ए प्रोसेस। ट्रांसफ़र जो होता है वो एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस होती है कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोसेस से किसी एसेट्स के साथ गुजर रहे हो। बट नेगोशिएशन इज़ एन एक्सरसाइज ऑफ फेथ एंड कॉन्फिडेंस। यहाँ पर ये आपके फेथ और कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है जो आप प्रैक्टिस के अंतर्गत लाते हो। ट्रांसफरेबिलिटी इज़ ओनली एक्शंस ऑफ हैंड्स। ट्रांसफरेबिलिटी जो होती है एक हैंड्स का ट्रांसफ़र होता है कि पहले वो डॉक्यूमेंट मेरे पास था, अब मैंने उसको किसी और के साथ में दे दिया, विच इज़ एन एक्ट। ये केवल मात्र एक एक्ट है विच नीड जो है वो परफॉर्मेंस जो है एटलीस्ट आपको वो चाहिए, इसलिए आप जो है किसी चीज़ की ट्रांसफरेबिलिटी जो है वो करते हो। बट नेगोशिएशन जो है विदाउट ट्रांसफ़र आइदर बाय सिंपल डिलीवरी, अगर आप उसका ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहे हो तो आप उसकी डिलीवरी भी दे सकते हो, या फिर आप उसका इंडोर्समेंट भी कर सकते हो। स्टैंड जो है वो मीनिंगलेस। तो नेगोशिएशन विदाउट ट्रांसफ़र, आपने उसका डिलीवरी का जो है सिंपल डिलीवरी कर दी और उसका एंडोर्समेंट कर दिया, बट आपने उसको ट्रांसफ़र नहीं किया, तो वो सब डिलीवरी और एंडोर्समेंट आपका जो है वो मीनिंगलेस होगा। इट मीन्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपको एंडोर्समेंट और डिलीवरी के साथ साथ ट्रांसफ़र भी करना पड़ता है। उसके बाद आता है कि जो ट्रांसफरेबिलिटी होती है वो ऑलमोस्ट जो है वो एक प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको हम यूज़ में लेते हैं, जो भी हमारा प्रॉपर्टी एक्ट होता है, जबकि इसमें जो भी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है इट इज़ अकॉर्डिंग जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है एटलीस्ट उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं। सेम टाइटल ऑफ ट्रांसफी, जिसको भी आपने ट्रांसफ़र किया है एटलीस्ट उसको एक सेम टाइटल मिलता है, जैसा टाइटल आपका उस एसेट्स पे था उसी एक का अकॉर्डिंग होता है। बट इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीवर हैज़ बेटर टाइटल फ्रॉम यू, वो आपसे अच्छा स्वामित्व रखेगा जब किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो है वो नेगोशिएशन किया जाता है। नोटिस ऑफ ट्रांसफ़र इज़ रिक्वायर्ड, आप जब ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको नोटिस देना जो है वो कंपलसरी हो जाता है जिसके फेवर में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। इसमें नो नोटिस ऑफ ट्रांसफ़र रिक्वायरमेंट, यहाँ पर किसी भी नेगोशिएशंस का जो है नेगोशिएबिलिटी या आप जो भी इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएशन कर रहे हो उसके लिए नोटिस की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट नहीं रहती है। उसके बाद है कंसिडरेशंस टू बी प्रूव्ड, कि आपको उसके बदले में क्या कंसिडरेशंस मिला है कि आप उस एसेट्स की जो है वो ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो आपको वो भी प्रूव करना पड़ता है। बट कंसिडरेशंस इज़ प्रिज्यूम्ड, यहाँ पर आपको जो है वो कंसिडरेशंस को जो है वो प्रूव नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम्ड हो जाता है। ट्रांसफ़र डीड इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पर आपको एक डीड प्रिपेयर करनी पड़ेगी, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है एटलीस्ट वो प्रिपेयर करना पड़ता है। द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉन एज ट्रांसफ़र डीड, यहाँ पर आपको यहाँ डिलीवरी करनी पड़ेगी। बट इन नेगोशिएशन ओनली डिलीवरी एंडोर्समेंट जो है एटलीस्ट वही सफिशिएंट होता है, आपको किसी स्टाइल का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी डीड जो है वो साइन नहीं करनी पड़ती। इन ट्रांसफरेबिलिटी ने स्टाम्प ड्यूटी इज़ रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, जितनी भी आपकी एसेट्स होती है उसके अकॉर्डिंग जितना भी स्टाम्प्स लगता है तो आपको वो स्टाम्प ड्यूटी जो है वो उस पर रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन नेगोशिएशन में किसी भी स्टाइल की जो है वो स्टाम्प ड्यूटी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, वो ऑलरेडी जो रिक्वायरमेंट थी उसी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको प्रिंटिंग प्राइस में अवेलेबिलिटी हो जाता है। फॉर ट्रांसफरिंग राइट्स जो है यहाँ आपको जो यूज़ करना पड़ेगा वो ट्रांसफरिंग राइट्स यूज़ किया करना पड़ेगा, और जबकि इसमें होगा ट्रांसफरिंग जो है एटलीस्ट उस स्टाइल का कोई भी राइट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसके बाद है बर्डन ऑफ प्रूफ, कि अब आपको जो है वो कोई ट्रांसफर ही हैज़ टू प्रूव दैट देयर वाज ए सेम कंसिडरेशंस, आपको इसमें प्रूव करना पड़ेगा कि आपको इस ट्रांसफ़र के बदले में क्या जो है कंसिडरेशंस मिला, आपको हर पार्टी को एटलीस्ट जो भी पार्टीज़ है एटलीस्ट उसको प्रूव करना पड़ेगा।
द अदर पार्टी हैज़ टू प्रूव दैट नेगोशिएशन वॉज विदाउट एनी कंसिडरेशंस। हाँ, दूसरी पार्टी इसमें प्रूव कर सकती है कि नेगोशिएशन जो होता है कभी कभी वो विदाउट एनी कंसिडरेशंस भी किया जा सकता है फॉर द हेल्प के लिए। उसके अनुसार इट इज़ वैलिड ओनली फॉर इट इज़ मेड इन रिटिन एंड साइंड। ये तभी वैलिड होगा जब वो रिटिन और साइन कंडीशंस में हो। और इट कैन बी नेगोशिएटेड बाय द डिलीवरी। कभी कभी इसको हम डिलीवरी के माध्यम से भी जो है वो वैलिड मान सकते हैं, और एक्ट जो है वो दोनों के अलग अलग होते हैं। तो देयर इज़ ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफरेबिलिटी एंड नेगोशिएशन। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो देयर आर अ वैरायटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि डिफरेंट टाइप्स के जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन यू समथिंग अबाउट चेक। तो चेक क्या होता है ये आप सभी जानते हैं कि चेक जो होता है एक स्पेसिफाइड बैंकर्स के थ्रू ये इशू किया जाता है, और पर्टिकुलर पर्सनस के जो होते हैं वो ऑलमोस्ट डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटिंग फॉर्म में चेक्स बुक्स अवेलेबल होती है, तो उसी में आपको मिल जाता है। और इट इज़ पेबल अदर विल देम डिमांड। ये जो है आपको वो पे कब किया जाएगा, जब आप उसकी डिमांड करते हो, जब आप ले जा कर के जब किसी बैंकर्स में आप विंडो पर इसको प्रेजेंट करते हो, एटलीस्ट उसी वक्त आपको इसका जो है वो चेक का पेमेंट हो जाता है। इफ़ इट इज़ सेल्फ, और अगर वो क्रॉस चेक है तो ऑन अकाउंट जो है आपके वो पेमेंट में इसमें आपको आपके अकाउंट में पेमेंट मिल जाता है। तो चेक जो होता है ऑलमोस्ट वो किसी बैंक पर लिखा जाता है, पर्टिकुलर स्पेसिफाइड बैंक का होता है, रिटिन कंडीशंस में होता है। ऑलवेज इसका पेमेंट जो होता है वो ऑलमोस्ट या तो आप पर डिमांड पे होगा या आपके उसमें हो जाएगा। तो चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटिन कंटेनिंग, ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया कि ये जो है वो रिटिन कंडीशंस में होता है, अनकंडीशनल होता है, इसमें किसी साथ कोई कंडीशन जो है वो चेक में नहीं भूली होती है। इट इज़ एड्रेस टू ए बैंक साइन बाय ए पर्सन, और ये किसी बैंक को लिखा जाता है, और जिस पर्टिकुलर पर्सन ने इसको लिखा है एटलीस्ट वो इस पर साइन भी करता है। तो इसका जो राइटर होता है वो इस चेक को पर्टिकुलर जो है वो साइन करता है। तो अनकंडीशनल्स जो है वो लिखा हुआ होता है, एक पर्सन के द्वारा साइन होता है, हु हैज़ डिपॉजिट मनी विद द बैंकर्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल चेक को लिखने से पहले आपको किसी भी बैंक में जो है वो आपको मनी को डिपॉजिट कराना कंपलसरी हो जाता है। जब तक आप जो है पर्टिकुलर सम जो है वो बैंक में जमा नहीं कराते हो तब तक आपको चेक को लिखने का अधिकार नहीं होता है। रिक्वायरिंग टू पे ऑन डिमांड अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक सर्टेन सम ऑफ मनी का जो है वो चेक लिखा जाता है। ओनली ऑर्डर टू ए सर्टेन पर्सनस, किसी सर्टेन पर्सन के फेवर में इसको लिखते हैं। देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक, की चेक के रियल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो चेक जो होता है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट इज़ अनकंडीशनल। चेक जो होगा वो विदाउट एनी कंडीशंस के जो है वो लिखा जाएगा। रिटिन ऑन स्पेसिफाइड बैंक, किसी पर्टिकुलर पर्सनस के ऊपर लिखा जाएगा। जो भी इसको आपको चेक्स दे रहा है एटलीस्ट वो आपको पेई जो है वो इसको साइन कर करके देगा। ऑन डिमांड इसका जो है वो पेमेंट मिल जाता है। चेक में ऑलमोस्ट 3 पार्टी होती है। फर्स्ट इज़ योर राइटर, पहला तो जो था वो आपका राइटर था, सेकंड आपका बैंक हो जाता है, थर्ड जिस पर्सन के फेवर में लिखा है एटलीस्ट वो पर्सन जो है वो हो जाता है। तो 3 पार्टीज़ का होना चेक में ऑलमोस्ट कंपलसरी सा हो जाता है जब वो अकाउंट पे ही होता है। और सेल्फ का होता है तो आप खुद जो है वो 2 पार्टीज़ होगी, मैंने लिखा और मैं ही बैंक में लेके चली गई और मुझे पैसा निकालना है, तो 2 पार्टीज़ भी कभी कभी हो सकती है। चेक जो वैलिडिटी होता है उसका एक टाइम पीरियड होता है पर्टिकुलर, ऑलमोस्ट इट इज़ 3 मंथ होते हैं कि जो भी चेक की जो भी डेट लिखी हुई होती है चेक उसकी लिखी हुई डेट के बाद के 3 महीने तक जो है वो वैलिड रहता है। ऑलमोस्ट इसका पेमेंट जो होता है वो किसी बैंक की हेल्प के थ्रू ही किया जाता है। सर्टेन सम ऑफ अमाउंट उसमें जो लिखी हुई है आपने वर्ड में और फिगर में वो सेम होगी तभी इसका पेमेंट होगा। डिलीवरी इज़ एसेंशियल, अगर मैंने चेक किसी दूसरे पर्सन के फेवर में लिखा है और जब तक मैं दूसरे पर्सन को उसको डिलीवर नहीं करती हूँ तो मेरा पेमेंट जो है वो सेंसलेस हो जाएगा। अगर मैंने उसको 3 महीने तक अपने पास ही रखा, उसकी डिलीवरी नहीं की, देन डिलीवरी इज़ एसेंशियल इन चेक। हमें जिस पार्टी को चेक लिखा गया उसको डिलीवर करना एसेंशियल हो जाता है। प्रिंटेड फॉर्म में होता है, एक स्पेसिफाइड परफॉर्मा होता है, पर्टिकुलर बैंकर के अलग अलग परफॉर्मे होते हैं। रिटिन इन 2 फॉर्म, ऑर्डर टू बियरर्स, ये भी हो सकता है कि ऑर्डर और बियरर हो, तो सेल्फ का हो सकता है, अकाउंट पे ही हो सकता है। और जो ड्रॉवर होता है वो चेक जिसको आपने जिसके फेवर में लिखा है वो लिखा होता है। एंड चेक इज़ अ रिटिन फॉर्म, चेक जो होता है वो एक लिखा हुआ परफॉर्मा होता है। तो चेक की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। ए चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर, एंड
नॉट एक्सप्रेस टू ही पेबल अदरवाइज ऑन डिमांड। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1881(6) के अकॉर्डिंग जो है ये एक चेक के डेफिनेशन है जो आपको इसमें लिखाई गई है, और बाकी की जो है वो चेक की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो है वो चेक की करेक्टरिस्टिक्स है। अब चेक का पेमेंट भी जो है इनसाइड जो है आपके लोकल भी हो सकता है, और आप जो है आप इसका बाहर के भी पेमेंट के लिए चेक को जो है वो काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट जो है वो सेकंड टाइप का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। बैंक ड्राफ्ट का भी जो है पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, रिसेंट टाइम में हम इसका यूजेज जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो ये बैंक ड्राफ्ट इज़ ए पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ ए पेयर। ऑलमोस्ट जो होता है, जो इसका पेमेंट कर रहा होता है उसको हम पेयर बोलते हैं, और वो जो है बैंक में जा कर के इस ड्राफ्ट को प्रिपेयर करता है। दैट इज़ ग्रांटेड बाय द इशूइंग बैंक। ऑलमोस्ट जो है जैसे मुझे फ़ी डिपॉजिट करनी है कि मुझे MLSU में जो है वो फ़ी डिपॉजिट करनी है डीन पीजी को, तो मैं किसके फेवर में लिखूंगी कि MLSU का जो भी ICICI बैंक MLSU डीन पीजी के फेवर में मैंने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। मैंने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया SBI उदयपुर से प्रिपेयर किया। तो ये जो है वो मेरा इशूइंग बैंकर है, और ये मेरा जो है वो बैंक जो है, ये बैंक मैंने इसके थ्रू तो इशू करवाया है, और ये जो है मेरा इस बैंक का जो है पेइंग बैंकर है, इसको मुझे पैसा पे करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैं यहाँ से डायरेक्ट इस बैंक के पास जाती हूँ, मैं यहाँ पर पैसा जमा कराती हूँ 5000 रुपीज़, और यहाँ से एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करवाती हूँ 5000 रुपीज़ का, और इस ड्राफ्ट को बाय कोरियर जो है वो यहाँ ICICI या MLSU डीन पीजी को सेंड कर देती हूँ। MLSU डीन पीजी इसको ICICI में भेजेगा, और ICICI फिर इसका पैसा जो है वो यहाँ से उदयपुर के SBI से लेकर के ज़मा करा लेगा। तो ड्राफ्ट जो होता है वो भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये जो होता है एक टिपिकल फॉर्मा आपको पहले इसमें फिल करना पड़ता है तभी होता है। बैंक जो होता है इसके लिए आपको बैंक ड्राफ्ट के लिए सबसे पहले आपको वहाँ जाना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो भी परफॉर्मा फिल सील होती है वो आपको फिल करना पड़ता है। बहुत सारी सफिशिएंट अमाउंट जो होती है एटलीस्ट उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर करके चेक में भी प्रिपेयर करवा सकते हैं हम ड्राफ्ट में, और ऑलमोस्ट जो है वो कैश में भी आप इसको प्रिपेयर करवा सकते हो। और ये जो है कि सबसे पहले ये तब प्रिपेयर होगा अगर आपने बाय चेक करवाया है, तो जब तक आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता तब तक चेक प्रिपेयर नहीं हो सकता है। तो बैंक में आपका फ़ंड होना कंपलसरी होता है, उसके बाद ही है जो चेक प्रिपेयर किया जा सकता है। या अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है उसके बावजूद भी आप जो है एक बैंक ड्राफ्ट प्रिपेयर करवा सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 85A उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी गई है चेक की, बैंक ड्राफ्ट की, तो बैंक ड्राफ्ट इज़ एन ऑर्डर टू पे मनी ड्रॉवन बाय वन ऑफिस ऑफ ए बैंक sorry upon another office of the same bank for a sum of money payable to order और डिमांड। ऑलमोस्ट क्या होता है कि बैंक ड्राफ्ट जो है वो सेम ब्रांच पर लिखा जाता है, पर मैंने यहाँ दो बैंक लिए, SBI अलग था मेरा और ICICI अलग था, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है और वैसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं SBI में नहीं जा कर के और ICICI राजसमंद में जा कर के बनाऊँ और राजसमंद जो है वो उदयपुर की ब्रांच को ट्रांसफ़र करें। तो ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि ड्राफ्ट जो है वो एक सेम बैंक का बनाया जाता है, सेम बैंक द्वारा अपनी ही ब्रांच पर जो है वो ड्राफ्ट को सेंड किया जाता है। तो ये एक शाखा से दूसरी शाखा को जारी किया गया ऑर्डर होता है। इट इज़ एन ऑर्डर विच इज़ इशू फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच टू पे द सम ऑफ मनी ऑन डिमांड। तो ऑलमोस्ट जो है ड्राफ्ट एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक पर लिख दिया जाता है। उसके बाद आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट की, बैंक ड्राफ्ट की रियल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इट इज़ पेबल ऑन डिमांड। ऑलमोस्ट जो है इसका पेमेंट आपको डिमांड पर जो है जैसे ही आप करोगे मिल जाएगा। अनकंडीशनल है, इसमें आप किसी स्टाइल की कोई भी कंडीशंस फिक्स नहीं करती हो। नो स्टाम्प, इसमें आपको स्टाम्प ड्यूटी की ज़रूरत ही नहीं होती है। ऑलमोस्ट एक प्रिंटेड कागज़ होता है, बैंक द्वारा इशू किया जाता है तो हो सकता है। ड्राफ्ट कैन बी नेगोशिएटेड बाय एंडोर्समेंट और डिलीवरी। अब जैसे मैंने यहाँ के ICICI से ड्राफ्ट बना तो लिया, ICICI राजसमंद।
अब मैं इसको उदयपुर सेंड करना है, तो या तो मैं खुद जा कर के डीन पीजी के ऑफिस में उसको दे करके आऊँ, डिलीवरी हो गई, या फिर या तो मैं उसके फेवर में तो एंडोर्समेंट नहीं कर सकती, तो मुझे उसकी डिलीवरी ही करनी पड़ेगी। तो डिलीवरी करने के लिए मैं कॉरियर की हेल्प से या फिर स्पीड पोस्ट की हेल्प से उसको यहाँ से राजसमंद से उदयपुर भी ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। तो ड्राफ्ट कैन भी नेगोशिएट बाय एंडोर्समेंट और डिलीवरी। तो ऑलमोस्ट हम लोग जो है वो डिलीवरी के माध्यम से ही इसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। हम उसको जिसके लिए बनाया उसी जगह पर जा कर के उसको भेज सकते हैं। ए बैंक ड्राफ्ट इज़ ए ड्रॉवन बाय वन ऑफिस ऑफ ए बैंक अपॉन द अनदर ऑफिस। ऑलमोस्ट देखो बैंक ड्राफ्ट जो है उसका जो पेमेंट होगा वो बैंक के एक ऑफिस से बैंक के दूसरे ऑफिस में होगा ऑफ द सेम बैंक। ऑलमोस्ट जो है ये एक सेम बैंक के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। सम टाइम इट इज़ ड्रॉवर बाय ए बैंक अपॉन अनदर बैंक ऑल्सो। पर कभी कभी, जैसा मैंने एग्जांपल लिया SBI और ICICI का, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर उसकी ब्रांच वहाँ अवेलेबल नहीं हो तो इट इज़ ड्रॉवन बाय अनदर बैंक ब्रांच ऑल्सो। तो दूसरे बैंक भी ब्रांच पर भी इसको किया जा सकता है। ए सम ऑफ मनी पेबल बाय द बैंक ड्राफ्ट मस्ट बी सर्टेन। तो एक सम ऑफ मनी का लिखा जाता है, मैंने जितने का पेमेंट बनवाया है ड्राफ्ट, एटलीस्ट ड्राफ्ट उतने का ही प्रिपेयर होकर के आता है। अब आता व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड ड्राफ्ट, कि रियल में चेक और ड्राफ्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। अभी आपने देखा कि ऑलमोस्ट दोनों बैंक के द्वारा बनाए जाते हैं, बट यहाँ पर होता है कि इशूड बाय एन इंडिविजुअल। चेक किससे इशू किया था, मैंने लिखा था, मैंने परफॉर्मा भर करके फिल कर करके दिया था। बट बैंक ड्राफ्ट इज़ प्रिपेयर बाय अ बैंक। पर बैंक ड्राफ्ट जो होता है वो एक प्रिंटिंग मशीन में से जो भी आपने स्लिप भरी है उस स्लिप के अकॉर्डिंग निकल करके और फिर बन करके तैयार होता है। तो ये जो है वो मैंने भर करके भेजा, ये मुझे बैंक ने इशू कर करके दिया। उसके बाद ड्रॉवन बाय ऑन अकाउंट होल्डर ऑफ ए बैंक। ये कहाँ से निकलेगा इसका पैसा, अगर मैंने लिख करके दिया है तो मेरे अकाउंट से निकलेगा। यहाँ पर होता है ड्रवन बाय वन बैंक ब्रांच टू अनदर बैंक ब्रांच। इसमें कहाँ निकलेगा इसका पेमेंट, क्योंकि मैंने तो यहाँ के ICICI को पैसा दे दिया, तो यहाँ के ICICI से पैसा निकलेगा और वो उदयपुर के ICICI में डिपॉजिट हो जाएगा। तो इट इज़ ड्रवन बाय वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। एक ब्रांच से पैसा निकला और दूसरे बैंक की ब्रांच में जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद है हेयर ड्रॉवर एंड द ड्रॉवी आर डिफरेंट पर्सन। यहाँ पर क्या होता है, ड्रॉवर और जो ड्रॉवी है वो दोनों ही जो है वो डिफरेंट टाइप्स के पर्सन है, दोनों सेम पर्सन नहीं हो सकते हैं। बट इन ड्राफ्ट बोथ ड्रॉवर एंड ड्रॉवी आर सेम बैंक। परंतु इसमें क्या है, सेम बैंक होते हैं, ऑलमोस्ट मैंने कहा सेम ही बैंक होते हैं। ड्रॉवन जिसके द्वारा किया जा रहा है वो भी वही बैंक है और ड्रॉवी जो है वो भी वही बैंक है। एक ही बैंक की ब्रांच से निकल करके पैसा दूसरी जगह के दूसरे बैंक की ब्रांच में जो है वो ऑलमोस्ट डिपॉजिट हो जाता है। ए चेक इज़ डिफाइंड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ऑलमोस्ट इसको जो है वो हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और नोट इट इज़ अ प्रिस्क्रिप्टिव डिफाइंड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इसकी कोई इतनी वेल डिफाइंड जो है वो आपकी ड्राफ्ट की जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। चेक कैन बी डिसऑनर व्हेन सफिशिएंट बैलेंस ऑफ अकाउंट इज़ नॉट अवेलेबल। एक चेक जो होता है एटलीस्ट उसका डिसऑनर हो सकता है अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता है। बट ड्राफ्ट कैन नॉट बी डिसऑनर बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर टू पे आफ्टर अ सर्टेन सम ऑफ मनी। जब तक मैं 5000 का चेक या 5000 का कैश बैंक को नहीं दूंगी, बैंक ड्राफ्ट को प्रिपेयर नहीं करता है। तो चेक का जो है वो डिसऑनर हो सकता है इफ़ माय अकाउंट हैज़ नो बैलेंस, बट ड्राफ्ट का जो है वो डिसऑनर नहीं हो सकता है क्योंकि ये आफ्टर पेमेंट के जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। पेमेंट ऑफ चेक कैन बी स्टॉप्ड बाय द ड्रॉवी चेक। अगर मुझे इसका पेमेंट स्टॉप कराना तो इट इज़ ईजी फॉर मी बिकॉज आई हैव रिमेंबर्ड टू माई नंबर ऑफ चेक्स। क्योंकि मुझे चेक के नंबर पूरी तरह याद है तो ऑलमोस्ट मैं इसका पेमेंट जो है वो तुरंत प्रभाव से बैंक में फ़ोन करते ही रुक जाएगा। बट इसका पेमेंट जो है वो रुकवाना बहुत ही टिपिकल प्रोसेस होती है। तो इसको क्योंकि इसके लिए मैं पे कर चुकी हूँ और अब वो पेमेंट मुझे वापस कितना मिलेगा वो भी निश्चित नहीं होता है, तो पेमेंट जो है ऑलमोस्ट इसका स्टॉप
नहीं कराया जा सकता है। उसके बाद है चेक कैन बी मेड पेबल आइदर टू बियरर और ऑर्डर्स, ये या तो बियरर हो सकता है या ऑर्डर हो सकता है। जैसे मैंने मेरा सेल्फ का ही लिखा तो बियरर है, और मैं अकाउंट पे ओनली की बात कर रही हूँ तो इट इज़ एन ऑर्डर है। बट ऑलवेज पेबल टू ऑर्डर अ सर्टेन सम ऑफ मनी, बट ड्राफ्ट जो होता है वो ऑलवेज जो है वो पेबल होता है आपके ऑर्डर पे। आप ऑर्डर दे रहे हो एक बैंक को दूसरे बैंक में, इसलिए ये हो सकता है। ऑलमोस्ट इट हैज़ 3 पार्टीज़ एंड इट हैज़ 4 पार्टी। 4 पार्टी कैसे हो गई, देखो एक तो मैंने यहाँ से इशू किया तो एक मैं हो गई, दूसरा मेरे यहाँ का ICICI हो गया, तीसरा जो है वो डीन पीजी जो है मैं मेरी फ़ीस डिपॉजिट करवा रही हूँ PhD या किसी और के रिसर्च के पर्पज़ की, तो जो डीन पीजी है एटलीस्ट वो हो गया। उसके बाद उदयपुर का एक ICICI बैंक जो है वो हो गया। तो देयर इज़ 4 पार्टी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इतनी पार्टीज़ जो है वो ड्राफ्ट में होना कंपलसरी है। जबकि यहाँ पर क्या था, सम टाइम टू भी हो सकती है कि मैंने ही चेक लिखा, सेल्फ का था, मैं गई और उसका पेमेंट जो है वो लेकर के वापस बैंक से आ गई, या मैंने चेक लिखा मोहन को दिया, मोहन गया, मोहन के खाते में क्रॉस करके दिया तो मोहन के अकाउंट में उसका पैसा जो है वो डिपॉजिट हो गया। उसके बाद है नो बैंक चार्जेस। अगर हम चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो नो बैंक चार्जेस, ऑलमोस्ट जो है बैंक किसी स्टाइल का कोई भी चार्ज नहीं लेता है, एटलीस्ट ये उसकी सर्विस होती है। बट ड्राफ्ट को जब भी प्रिपेयर कराते हैं तो एटलीस्ट उसमें कुछ ना कुछ चार्ज आपके लगते ही हैं। उसके बाद है कि ड्रॉवर जो है कस्टमर ऑफ बैंक होता है, यहाँ पर जो ड्रॉवर होगा वो उस कस्टमर का बैंक होगा, जबकि इसमें जो है इसमें बैंक इटसेल्फ जो है वो होगा, जिस बैंक से मैं बनवा रही हूँ एटलीस्ट वही इसका पेमेंट करेगा किसी दूसरे बैंक को। यहाँ पर कोई कमीशन का चार्जेस नहीं है, जबकि इसमें ड्राफ्ट इशू करने के पीछे बैंक्स जो है वो कमीशन वसूल ज़रूर करता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज।